दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब दुनिया एक बड़े युद्ध से थक चुकी थी। प्रथम विश्व युद्ध का कहर समूचे ग्रह पर महसूस हो चुका था और उस युद्ध का सबसे ज्यादा प्रभाव मध्य पूर्व पर पड़ा था। ये कहानी है एक ऐसे समय की जब साम्राज्य टूट रहे थे, नए देशों का जन्म हो रहा था और धरती पर नए संघर्षों की शुरुआत हो रही थी। ओटोमैन साम्राज्य का पतन 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ओटोमैन साम्राज्य, जो उस समय मध्य पूर्व का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के खिलाफ लड़ाई में शामिल था। यह साम्राज्य लगभग 600 वर्षों से एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बड़े हिस्सों पर शासन कर रहा था, लेकिन युद्ध के दबाव ने उसकी शक्तियों को कमजोर कर दिया। 1918 तक जब युद्ध समाप्त हुआ तो ओटोमैन साम्राज्य पूरी तरह से विघटित हो चुका था। ओटोमैन साम्राज्य के गिरने के बाद उस क्षेत्र में सत्ता का वैक्यूम पैदा हो गया। इस खाली जगह को भरने के लिए यूरोपीय शक्तियां आगे आईं, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस प्रमुख थे। ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने की योजना बनाई और उन्होंने ओटोमैन साम्राज्य के विभाजन के लिए एक गुप्त समझौता किया, साइक्स-पिको समझौता। साइक्स-पिको समझौता 1916 में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध अभी भी जारी था। ये एक गुप्त समझौता था जो ब्रिटेन, फ्रांस के बीच हुआ था। समझौते के तहत मध्य पूर्व को दोनों देशों के बीच बांट दिया गया। ब्रिटेन को इराक, फलस्तीन और जॉर्डन जैसे क्षेत्रों पर प्रभाव डालने की अनुमति मिली, जबकि फ्रांस को सीरिया और लेबनान पर अधिकार मिला। यह समझौता केवल दो यूरोपीय देशों के बीच था और इसमें उस क्षेत्र के लोगों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया था। ये बात अरब दुनिया के लिए एक बड़ा झटका थी, क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि ओटोमैन साम्राज्य के गिरने के बाद उन्हें स्वतंत्रता मिलेगी। ब्रिटेन और फ्रांस के इस समझौते ने इस क्षेत्र के राजनीतिक भविष्य को पूरी तरह से बदल दिया। इसने न सिर्फ क्षेत्रीय संघर्षों को जन्म दिया, बल्कि इसने एक नई राजनीतिक और सामाजिक धारा का निर्माण किया, जिसमें यूरोपीय शक्तियों का हस्तक्षेप हमेशा एक मुद्दा बना रहा। बाल्फोर डिक्लेरेशन 1917 में ब्रिटेन ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इसे बाल्फोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। इस घोषणा में ब्रिटेन ने यह दावा किया कि वह फलस्तीन में यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय घर की स्थापना का समर्थन करेगा। हालांकि यह घोषणा ब्रिटेन और यहूदी समुदाय के बीच थी, लेकिन इसने मध्य पूर्व में नए विवादों को जन्म दिया। फलस्तीन उस समय अरबों द्वारा बसा हुआ था और यहूदियों का यहाँ आगमन अरबों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया। बाल्फोर डिक्लेरेशन ने यहूदी और अरबों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। अरबों ने महसूस किया कि ब्रिटेन ने उन्हें धोखा दिया है और फलस्तीन के उनके अधिकारों को नजरअंदाज किया है। इसके परिणाम स्वरूप अरबों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष शुरू किया, जो आने वाले दशकों तक जारी रहा। ब्रिटेन और फ्रांस ने पहले विश्व युद्ध के बाद मध्य पूर्व में अपनी सत्ता स्थापित की, लेकिन इस सत्ता का विरोध भी जोर पकड़ने लगा। अरबों ने स्वतंत्रता की उम्मीद जताई थी, लेकिन उन्हें ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा स्थापित नए शासन के तहत स्वतंत्रता नहीं मिली। ब्रिटेन और फ्रांस ने अपनी शक्ति को कायम रखने के लिए इस क्षेत्र में कई राजतंत्रों और गणराज्यों का निर्माण किया। सीरिया और लेबनान में फ्रांस का प्रभाव बढ़ा, जबकि ब्रिटेन ने इराक, जॉर्डन और फलस्तीन पर नियंत्रण बनाए रखा। ये नए देश औपचारिक रूप से स्वतंत्र थे, लेकिन इन पर यूरोपीय शक्तियों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। इस स्थिति ने मध्य पूर्व में असंतोष और संघर्ष को बढ़ावा दिया। अरबों के लिए ये एक बड़ा धोखा था, क्योंकि वे ये समझते थे कि युद्ध के बाद उन्हें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मध्य पूर्व की नई सीमाएं साइक्स-पिको समझौते के तहत बनाई गई नई सीमाएं वास्तविकता से बहुत दूर थी। इन सीमाओं का निर्धारण सिर्फ यूरोपीय शक्तियों के स्वार्थों के आधार पर किया गया था, न कि वहां रहने वाले लोगों की जातियां या धार्मिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए। इन नए देशों में विभिन्न जातियां और धर्मों के लोग रहते थे, जो पहले एक ही साम्राज्य का हिस्सा थे, लेकिन अब उन्हें नई सीमाओं के अंदर बांट दिया गया था। उदाहरण के लिए इराक में शिया, सुन्नी और कुर्दों के बीच तनाव था। सीरिया में अलावाइट, सुन्नी और ईसाई समुदायों के बीच संघर्ष जारी था। इसने मध्य पूर्व में लगातार अस्थिरता और संघर्ष को बढ़ावा दिया। इन नई सीमाओं ने लंबे समय तक अस्थायित्व और शांति की संभावना को समाप्त कर दिया। इजराइल का गठन 1948 में मध्य पूर्व का एक और बड़ा मोड़ आया, जब ब्रिटेन ने फलस्तीन को स्वतंत्र कर दिया और इजराइल का गठन हुआ। इजराइल के गठन ने अरब देशों में गहरी नाराजगी और विरोध को जन्म दिया। अरबों ने इसे एक षड्यंत्र कहा और इजराइल के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। यह युद्ध लंबे समय तक जारी रहा और इसके परिणाम स्वरूप इजराइल ने अपनी स्थिति मजबूत की, जबकि अरब देशों में विभाजन और स्थिरता बढ़ गई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटेन और फ्रांस की
शक्ति कमजोर हो गई तो कई मध्य पूर्व देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की। मिस्र, ईरान, लीबिया और अन्य देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन इस स्वतंत्रता के बाद भी उनके अंदर यूरोपीय शक्तियों का प्रभाव बना रहा। इसने एक नई राजनीति की शुरुआत की जो विभिन्न देशों के बीच संघर्षों और अस्थिरता के रूप में सामने आई। मध्य पूर्व का बंटवारा एक जटिल और दर्दनाक प्रक्रिया थी जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय शक्तियों द्वारा किए गए समझौतों का परिणाम था। साइक्स-पिको समझौता, बाल्फोर डिक्लेरेशन और अन्य यूरोपीय हस्तक्षेपों ने इस क्षेत्र की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया। नई सीमाओं का निर्माण, अरबों और यहूदियों के बीच संघर्ष और क्षेत्रीय असंतोष ने मध्य पूर्व को एक संघर्ष क्षेत्र बना दिया। आज भी इस क्षेत्र में अस्थिरता और संघर्ष की जड़ें इन ऐतिहासिक घटनाओं में ही छिपी हुई हैं। मध्य पूर्व का बंटवारा न केवल एक ऐतिहासिक घटना है बल्कि ये एक सबक भी है कि राजनीतिक हस्तक्षेप और बिना समझे बूझे किए गए निर्णयों के परिणाम बहुत दूरगामी हो सकते हैं।